नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत 100 मार्क्स जो है पहला चैप्टर है बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और इसी चैप्टर से शुरुआत करते हैं रीडिंग। पहले बुक के बारे में समझ लेते हैं कि बुक में क्या क्या कंपोनेंट हैं। देखिए, बुक में 3 पार्ट है। अगर आप प्रस्तावना या अनुक्रमणी बोल दीजिए वो निकालते हैं तो आपको गद्य खंड है, काव्य खंड है, प्रतिपूर्ति है। गद्य खंड में भी 13 चैप्टर हैं, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर हैं और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है। प्रतिपूर्ति में सिर्फ पढ़ने के लिए है और हर चैप्टर का अपना एक लेखक है और उस लेखक को भी याद रखना है, उसकी जीवनी को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक क्या है, क्यों हैं, कैसे हैं, ये सभी चीज़ें उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो उनके सभी दायरे आयाम हैं उसके बारे में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं लेखक के बारे में और पाठ से भी पूछे जाते हैं। तो हमने पहला चैप्टर लिया है बातचीत, उसका रीडिंग लेंगे। 2 पन्ना का है ये बातचीत, उसका रीडिंग देंगे और जो जो पॉइंट आएगा वो समझेंगे, ठीक है। तो इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। शुरुआत करते हैं। आप अपना बुक ले लीजिए या फिर इसको सुनते रहिए और समझते रहिए कि इस लेसन में क्या क्या दिया गया है। तो बातचीत जो पहला चैप्टर है उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बातचीत है, इसे तो स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं उनमें वाक शक्ति भी एक है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें वाक शक्ति भी एक है। मनुष्य को ईश्वर ने बोलने की क्षमता दी है जिससे वह अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने, अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। ये चीज़ें हो गई। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो इस गूंगी सृष्टि को क्या कहा गया है, यहाँ पर गूंगी कहा गया है। और इसमें बताया गया है कि यदि मनुष्य में बोलने की क्षमता नहीं होती तो इस सृष्टि का क्या होता, ये बताया गया है इसमें। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं। मतलब कि लुंज पुंज मतलब कि उसका पैर हाथ में, मतलब लुंज पुंज की भांति उन्हें कोने में बैठा दिए गए होते हैं, ठीक है। एक पुतला की तरह कोने में पड़ा रहता। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी हम महसूस करते हैं उसका हम एक दूसरे के सामने शेयर नहीं कर पाते बातों को, तो कह सुन नहीं सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृत्वता, इसमें शब्द है वक्तृत्वता और बातचीत दोनों हैं। तो स्पीच को क्या कहा गया है, वक्तृत्वता और बातचीत, स्पीच को कहा गया है यहाँ पे। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पांव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तके साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तबे किसी तरह वक्तृत्वता का आरंभ करें। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। तो इसमें बताया गया है कि एक कमरा है जहाँ पे जो वक्ता अपनी बातें रख रहा है जेंटलमैन के सामने, तो वो ध्वनि की, जो ताली की ध्वनि कमरा में गूंज उठा है। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्वता में लाना ही पड़ता है कि जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। तो उसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, ये बताया गया है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है और न लोगों के
कहे कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठाना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। जो घरेलू बातचीत में क्या है, मन रमाने का ढंग है। तो कोई पूछेगा घरेलू बातचीत क्या है, तो मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो मनुष्य को बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। इसको पढ़ रहे हैं आप, उसको सुनिए, ठीक है। इसमें क्या क्या लॉजिक है वो पकड़ते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो बातचीत से क्या होता है, जो मवाद है, धुआं है, वो बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। तो हर व्यक्ति का बातचीत करने का मज़ा होता है, ठीक है। और इसमें है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती हैं वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। तो बातचीत की भी लत होती हैं, हर चीज़ की लत होती है, तो बातचीत की भी लत होती है। और इस लत से क्या होता है कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते, ठीक है। रॉबिन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। तो रॉबिन क्रूसो के बारे में इसमें बताया गया है क्या, कि जो बहुधा लोगों ने पढ़ा है कि 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा उन्होंने। तो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख किसने नहीं देखा, तो रॉबिन क्रूसो ने नहीं। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो किसके मुख से बात सुनी, फ्राइडे के मुंह से। जो होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो सैटरडे, तो जो फ्राइडे है, शुक्रवार है, वही इसमें नाम लिया गया फ्राइडे के बारे में, ठीक है। तो 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था कि यहाँ फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है, समझने के लिए फ्राइडे आप याद कर सकते हैं शुक्रवार, लेकिन यहाँ फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है। और उसने 16 वर्ष के उपरांत जो फ्राइडे नाम व्यक्ति से रॉबिन क्रूसो ने बात सुना था, कुछ बात सुने होंगे। और वे जो रॉबिन क्रूसो हैं वो मनुष्य का मुख नहीं देखा था, और वो क्या थे कि मतलब जानवरों के बीच रह रहे थे। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। जब उसने, जो रॉबिन क्रूसो हैं, वह फ्राइडे के मुख से जंगली भाषा में बात सुना। फ्राइडे भी जंगली बोला भाषा और रॉबिन क्रूसो ने सुना, लेकिन रॉबिन क्रूसो को क्या हुआ, ऐसा आनंद हुआ कि वह आदमी का चोला फिर से पहन लिया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। तो मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार हैं, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती हैं। तो जो बॉर्डर पर रहते हैं फौजी, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती होगी। तो इसमें जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वो एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि घटना कहाँ कहाँ हो सकती है, बातचीत किन किन व्यक्तियों के बीच हो सकता है। यहाँ पे फौजी अगर समझा जाए तो एक फौजी के लिए भी बताया गया कि जो पत्र व्यवहार, जो काम पर व्यक्ति हैं वो पत्र लिखकर, पहले समय में क्या था, जब मोबाइल नहीं था, जिस समय डिजिटल इंडिया नहीं था, उस समय पत्र व्यवहार उपयोग में था। तो उस समय क्या था कि साक्षात्कार का माध्यम था ये पत्र व्यवहार, और प्रेमी को लालसा रहती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए।
ये सारी चीज़ें हैं। अपना अभियंत्रिक प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। तो शब्दों के द्वारा ही हम अपने बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। देखिए हर लाइन को समझना है, पॉइंट को, इसलिए हम थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो वही बात है कि जब व्यक्ति बोलता है तो उसके जो जितने भी गुण दोष हैं वह क्या होते हैं कि उनके गुण दोष प्रकट होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बेन जोनस का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बेन जोनस नामक व्यक्ति हैं और उनका कहना है क्या कि बोलने से ही मनुष्य के जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनका साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो किसने कहा ये चीज़ समझिए, बेन जोनस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा, तो बेन जोनस ने कहा क्या कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। ये भी लाइन एग्जाम में लिखना होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती हैं जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती हैं। तो दूसरा पर्सन कौन है? एडिसन। पहले क्या था? बेन जोनस। उससे पहले क्या था? रॉबिन क्रूसो। तो सबका ये टर्म आप अपने दिमाग में रखिए कि इस चैप्टर से क्या क्या पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव में सारांश पूछते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। गौर से बस सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। जो जो मुख्य पॉइंट होगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थे। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की में हो सकती हैं, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ तक, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। और इसमें क्या दिया गया है? जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। मतलब कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये एडिसन कहते हैं। अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह बातचीत बंद हो जाती हैं, दोनों बंद कर देते हैं बातचीत करना, वो अलग टॉपिक पर चले जाते हैं। ये प्रैक्टिकल में आप देखे होंगे। तो और दोनों एक दूसरे का, जब 2 व्यक्ति होते हैं तो अपना बातचीत आराम से एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं। और कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती हैं। मतलब 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं, तो आप क्या बताइएगा? 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं, ठीक है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी, ये तो हो चुका है, नहीं ये नहीं हुआ। तीसरे आदमी के आ जाते ही इसमें एक मिनट, हाँ ठीक है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये हो सकता है इसमें कि 2 व्यक्ति बात कर रहे होते, तीसरा व्यक्ति आ जाएंगे तो तीसरा व्यक्ति को मूर्ख बना दिया जाएगा या फिर दोनों व्यक्ति को मूर्ख बना दिया जाएगा कि आप दोनों क्या बात कर रहे थे। ये बस कल्पना किया गया है लेखक के द्वारा कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो बातचीत के अनेक भेद हैं, बातचीत करने की भेद हैं, प्रकार हैं, हर चीज़ का प्रकार होता है। यहाँ पे बातचीत के प्रकार हैं। कोई क्या कर रहा है? पत्र व्यवहार का यूज़ कर रहा है। कोई 2 व्यक्ति के बीच बात कर रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है उनकी बातें सुनने के लिए तो उसका अपमान हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाते हैं। गर्म दूध है और ठंडे पानी है के 2 बर्तन पास साट के रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। यदि गर्म दूध है और ठंडा पानी है, दोनों को एक साथ रखेंगे तो जो गर्म दूध है वो ठंडा हो जाएगा। ये बातें बताया गया है। और पानी गर्म, और इसका जो चीज़ है उसमें चला जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे में हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा।
एनर्जी हीट, हाँ। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। जब दो व्यक्ति बैठे हो साथ साथ तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, मोड़ा हुआ है ना इसमें। एक मिनट, कहाँ थे अपने लोग? हाँ, तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। इसमें तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई है वह मानो अंगूठी में नख सी जड़ जाती हैं। उपरांत, तो यहाँ पर थे 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत है, उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। तो 4 व्यक्तियों की जो बातचीत होगी उसको क्या बोलेंगे? बेतकल्लुफ़ी। खुल के बातें न होंगी, उसमें खुल के बातें नहीं होंगी, ठीक है। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि 4 व्यक्तियों की जो बातचीत है वो राम रमोवल कहलाती हैं और 4 से अधिक की बातचीत राम रमोवल कहलाती हैं और 4 व्यक्ति की जो बातचीत है वो बेतकल्लुफ़ी कहलाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें और देखते हैं, और इसमें कहाँ थे? उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। तो दो बूढ़ों की जो बातचीत होती हैं वो जमानों की बातचीत होती हैं और अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो सारा दिन जमानों की बातें करते रहेंगे कि हमारे ज़माने में ये हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे। तो उनका भी अपना अपना अंदाज़ है जमाने की शिकायत में। उसमें क्या होगा? 4 सच होगा और 10 झूठ होगा, मतलब कि झूठों की संख्या इसमें अधिक होगी, ये बताया गया है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो लेखक के नाम बोलेंगे। शेक्सपियर, इंग्लिश के शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर उसके जीभ पर नाचा करेंगे, ठीक है। मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये शब्द यूज किया जाएगा। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्ट अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। यहाँ पे अब क्या किया गया कि 2 व्यक्तियों की बातचीत था, अब 2 व्यक्तियों की जगह 2 बुढ़ों की बातचीत था। फिर 2 बुढ़ों की बातचीत के बाद क्या किया गया? 2 सहेलियों की बातचीत को लिया गया है। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बातें सुनने को भी भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। तो इसमें ये बताया गया है क्या कि 2 बुढ़ियों के बीच की जो बातचीत होगी वह क्या होगी? बहू बेटियों वाली होगी। ये
क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लड़कों की बातचीत पर अब चलते हैं। तो लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ़ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। तो दो लड़कों के बीच बातचीत क्या होगा, हमेशा खेल के बारे में रहेगा और अपनी तारीफ़ करेगा वो, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत अब है, ठीक है, कि बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ़ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण और अवगुण का कथन होता है। तो इसमें क्या है कि अगर स्कूल की बातचीत क्या होगा कि अपने जो सहपाठी है उसकी बुराई कर रहा होगा, इसमें गुण अवगुण की, वो ऐसा है। अगर आप अपने छोटे दोस्तों से पूछेंगे कि आपके कॉलेज आपके स्कूल में क्या हुआ, तो बोलेगा कि हाँ हमारे साथ हमारे दोस्त ने हमको पीटा, ये सब बताएगा वो, ठीक है। शैतानी बताएगा कि उसने क्या किया वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्कूल के जो लड़के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो शैतानी करते रहते हैं, वो अपने सहपाठी के बारे में बुरा भला कहते ही रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ने में कोई लड़का तेज़ हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, ठीक है। गुरु मानेगा मतलब इसमें ये है कि जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं मानेगा। चाहे सामने कोई भी स्टूडेंट है वो अपने आप को काबिल मानेगा, अपने आप को अच्छा उत्तम मानेगा। लेकिन जो भुसकौल है, जो सुस्त है, बोदा है, वो जितना भी स्टूडेंट है सबको गुरु मानेगा। वो दबा हुआ रहेगा और सामने वाले से हमेशा टिप्स लेता रहेगा कि हाँ हमें ये चीज़ सिखा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। तो बातचीत की और भी किस्में, लेखक ने इतना बातचीत की किस्में बता दी है। और भी देखते हैं क्या क्या है। राजकाज की बातचीत, अब देखते हैं राजकाज की बातचीत कैसा होना चाहिए। व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, ये सब बातचीत के प्रकार हैं, ठीक है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती हैं। बदकही हम क्यों बोलेंगे, अगर कोई बोल रहा है सामने में कि ये बदकही हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको वह क्या कह रहा है कि आप अशिक्षित व्यक्ति हैं। तो अशिक्षित लोगों में बदकही होती हैं, ठीक है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन में बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। क्या है ये, चंडू खाने की बातचीत भी निराला होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप, तो हम यहाँ थे। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। तो यूरोप के लोगों में जो बात करने का हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को जो सुनता है जो व्यक्ति, उसे कान को मोहित कर देता है, ठीक है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। तो सुहृद गोष्ठी है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का भी अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए होंगे। तो सही बात है, जो बड़े बड़े कंपनी हैं वो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो अपने दिली दोस्तों से बातचीत करते हैं कि यह प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा।
उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार भित्ति होती होगी। मनुष्य और दूरदेशी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। सही बात है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, जो तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। देखिए, इस चीज़ को समझिए। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि आगे देखते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कहीं इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। समझाएंगे इसको अच्छी तरीके से, रुकिए ना थोड़ा। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बूढ़े नहीं हैं, बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो खुद से बात करे, स्वयं से बात करे, अपने अंदर की मनोवृत्ति को जगाएं। ठीक है, मतलब कि वो मनोयोग और चित्त को एकाग्र करें। ठीक है, ध्यान में चले जाएं। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? वह स्वयं से बात करे, अपने अंदर बात करने की शक्ति को पैदा करे। ये जो बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के बारे में बताया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार से बातचीत के बारे में समझाया है इस पाठ में, और हमने इसे आसानी से समझा है। इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं उसको हमने समझा, और जो भी ऑब्जेक्टिव इसके जो बनते हैं या फिर इसके जो सारांश बनते हैं वो आसानी से हम एग्ज़ाम में बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 पन्ना का था ये, और इसको हमने आसानी से समझा दोस्तों। तो धन्यवाद।